आज जन्माष्टमी है। द्वापर युग में आताताइयों का अंत करने के लिए आज के दिन ही भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण का अवतार लिया था। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, वीरता ही मार्ग है। जब युद्ध अपरिहार्य है तब युद्ध का सामना करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही नहीं, कृष्ण नीति और आतंकियों को समर्थन दे रहे पाकिस्तान के खिलाफ भारत इसी कृष्ण नीति पर चल रहा है। राम की पूजा करने वाला भारत, राम के पथ पर चलने वाला भारत अब कृष्ण नीति पर चलने वाला एक नया भारत है। नया भारत दुश्मनों को सबक भी सिखाता है और मौका पड़ने पर दुश्मनों को मिट्टी में भी मिलाता है। ये संकेत भारत ने दे दिए। ये संकेत भारत ने तब दिए जब ऑपरेशन सिंदूर दिखाई दे रहा था। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द, इसी ताने बाने के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल पूछे, हम लोगों के बीच गए और वहां जाकर लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीति पर आपकी राय क्या है। 49% लोग, 49% लोगों ने कहा वैश्विक स्तर पर समर्थन हासिल है। 17% ने कहा पाक डिप्लोमेसी बैकफुट पर है। 34% ने कहा आतंकियों पर कड़ी चोट है। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा, क्या पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत को अपनी कूटनीति पर कायम रहना चाहिए। 89% को, 89% लोगों ने कहा कि हां बिल्कुल रहना चाहिए। 11% ने कहा ऐसा नहीं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, लोगों ने इस पर भी अपनी राय दी। क्या आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान हर मोर्चे पर पिछड़ता जा रहा है। 90% ने कहा यही एक कारण है जिसके कारण पाकिस्तान हर मोर्चे पर पिछड़ता जा रहा है। 10% ने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के पास सही वक्त है। 86% लोगों ने कहा बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। 12% ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, अंतिम सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या आतंक को पनाह देने के कारण पाकिस्तान अपना वजूद खो सकता है। 89% लोग, 89% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही। 7% ने कहा ऐसा नहीं है और 4% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दीपक बोहरा साहब, पूर्व राजनयिक, मेरे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दीपक बोहरा साहब के पास चलूंगा। दीपक बोहरा साहब, आज जन्माष्टमी है और कृष्ण की नीति की बात कर रहे थे और भारत अब कृष्ण की नीति के तहत चलने वाला है। तो जो तमाम सारी परिस्थितियां हैं और जो सवाल अपने सर्वे के हमने लोगों से पूछे, इन सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ आपके शो पे होता हूँ, जी, ज्यादा बुलाया करिए, मुझे बहुत अच्छा शुक्रिया लगता है। साहब, और शुक्रिया। कृष्णाष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ है, जो आपने सही कहा है कि विष्णु ने एक रूप लिया है। ये जो आज का दिन है, इसका एक अलग महत्व है। अगर आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं महाभारत को। जी, भगवान श्री कृष्ण अल्टीमेट डिप्लोमैट थे। गए थे हस्तिनापुर, बातचीत की, जंग रोकने की कोशिश की। जब नहीं रोका, कहते थे कि आप लोग जो भी करेंगे मैं उसको बर्दाश्त करूंगा। आप लोग मुझे सता रहे हैं। वो एक शिशुपाल होता था, सताता गया। फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसको खत्म। और फिर ये भी आपको पता है सर, मैं आपको जब बताता हूँ ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, कि जब अर्जुन ने कसम खाई थी कि अपने बेटे अभिमन्यु का जिसको मारा था जयद्रथ ने, वो बंद कर दिया था चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता, कि मैं उसको सूरज डूबने से पहले कल मार दूंगा, नहीं तो लोग कहने लगे आत्महत्या करेगा। सूरज डूबने ही वाला था और पीछे मुड़ के जयद्रथ ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, ये अंधेरा मैंने ही किया है, अब अपना वचन निभा। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन।
और ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन जो होती है ये बहुत अहम रखती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका प्रयोग किया। अब सर मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने आपको जवाब दिए हैं, जो आपका सर्वे है बिल्कुल सही है। सबसे पहला सवाल, और आजकल तो बहुत से विशेषज्ञ हैं जो कूद पड़ते हैं ये स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आता डिप्लोमेटिक रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में क्या फर्क होता है, ये अभी तक मैं समझ नहीं पाया। 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए, 74 साल की मेरी उम्र, ये चीजें मैं समझ नहीं पाता। मेन चीज जो मैं देखता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं, बहुत से विशेषज्ञों से पूछता हूं कि कूटनीति फॉरेन पॉलिसी होती क्यों है, क्या जरूरत है मुझे उसकी, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। सबसे पहला होता है किसी भी देश का विकास। लोग कहते हैं सर्वाइवल, नहीं सर, खराब कूटनीति होने के कारण कोई देश गायब नहीं हो जाता। यहाँ तो डिलिबरेट मर्जर होता है, जैसे जर्मनी ईस्ट और वेस्ट का हुआ था। यहाँ फिर देश टूट जाता है, जो मैंने देखा है अपने करियर में। सूडान, साउथ सूडान में देखा है मैंने, इथियोपिया, एरिट्रिया में देखा है, लेकिन वो धरती गायब नहीं हो जाती, नया रूप धारण कर लेती है। तो सबसे मेन चीज जो होती है फॉरेन पॉलिसी की, वो है आपके देश का विकास। मैं जी। नहीं मानता कि कोई भी लीडर दुनिया में, कोई ऐसा देश है जो कहता है कि मैं पिछड़ा रहना चाहता हूं, मैं विकास नहीं चाहता। पाकिस्तान के बारे में लोग बात करते हैं कि उसका सबसे बड़ा चीज तो यही है कि जिहाद, पहले उसकी आइडियोलॉजी होती थी कि अब मैं पहला देश हूं जो इस्लाम के नाम पे बना है, तो आप लोग जितने इस्लामिक समुदाय के देश हैं आके झुकिए मेरे सामने। फिर बोला अब मेरे पास एटम बॉम्ब है, आप लोग झुकिए मेरे सामने, कुछ नहीं हुआ। फिर बोला अब मैं जिहादी बन गया हूं तो झुकिए मेरे सामने। तो फॉरेन पॉलिसी का मेन चीज होती है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और सर हम जो करते हैं हमारी कूटनीति में, और मेरी बात मानिए सर, मैं दिल से जो कह रहा हूं आपको जी। कि मैंने जो 52 साल में विदेश मंत्रालय में जो मैंने देखा है, आज की हमारी विदेश नीति सर उन 52 सालों में या हमारी स्वाधीनता के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वेरी क्लियर हमें क्या करना है। और पाकिस्तान के साथ हम कर रहे हैं ट्रिपल लॉक। पहला लॉक होता है डिप्लोमेटिक। आपको मालूम है सर, हमने कई डेलीगेशंस भेजी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मेरा कल 29-30 डेलीगेशन भेजी, कई देशों में गए। क्यों सर? हम गए थे बताने के लिए उन लोगों को क्या हो रहा है। ये डिप्लोमेटिक होता है, उनको समझाने के लिए कि आप भी आतंक से पीड़ित हैं। 100 से ज्यादा देश, 193 मेंबर्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं। हमने इनको भेजा था बताने के लिए भी क्या हो रहा है, हम भी पीड़ित हैं, ताकि ये एम्पैथी बनती है सर। दूसरा हम जो ट्राई करते हैं ट्रिपल लॉक का, वो होता है इकोनॉमिक। हमने खत्म कर दिया सर। और ये जो मैं बता देता हूं सर, ये जो इंडस वाटर ट्रीटीज को हमने रद्द नहीं किया, सस्पेंड किया है सर। 80%, ये आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, 80% जो पानी है इंडस सिस्टम का वो पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान का सिर्फ इंडस सिस्टम है और कुछ नहीं है। हमारे पास तो फिर भी कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, हमारे पास नर्मदा है, बहुत सी नदी, ब्रह्मपुत्र है, उसके पास और कुछ नहीं है। अब वो 10% से लेके 15%, मैं तो लेह में विशेष सलाहकार हूं, मैं जाता रहता हूँ, फिर जा रहा हूँ कुछ दिनों में। मुझे बताया जाता है कि काफी कम हो रहा है, हल्के हल्के जो पानी वहां जाता था। और अगर वो पानी चला खत्म हो गया सर, लोग कहते हैं उसको पानी ना देने से क्या होगा, मैं बताता हूँ सर। जब सिंधु नदी वहां पर जाती है तो खैबर पख्तूनख्वा से होती हुई पंजाब जाती है, पाकिस्तान पंजाब, और उसके बाद सिंध। और सिंधु नदी अरब महासागर में पहुंचने से पहले मर जाती है, 50 किलोमीटर पहले जी। सूख जाती है। क्योंकि पंजाबी जो हैं मुसलमान पंजाब के, पाकिस्तान पंजाब के, वो लूट लेते हैं पानी को, सिंध को कुछ नहीं मिलता। अगर ये पानी बिल्कुल खत्म हो गया सर, मेरे मानी, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मैंने ये बहुत से देशों में देखा है, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। सिंधी ठोकेंगे पंजाबियों को, पश्तून, माय फादर इंसिडेंटली वाज अ पश्तून, वो ठोकेंगे पंजाबियों को। आप जी। देखेंगे गृह युद्ध की स्थिति वहां पर आ जाएगी। ये इकोनॉमिक डेवस्टेशन होने वाला है सर। 2 मिलियन टन का तो उन्होंने ऑलरेडी अनाज इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट। और फाइनली होता है मिलिट्री एक्शन, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में लिया। तो ये ट्रिपल लॉक जो हम लगाते हैं सर, ये भारत की ताकत का प्रतीक है। यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने भी बिल्कुल सही की। कहा। यही भारत की ताकत का प्रतीक है और यही बात भगवान कृष्ण ने की है और महाभारत में वो प्रतीत भी होता है। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद है। संजय कुलकर्णी साहब, हाल के समय में ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, हाल के समय में पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति देखी, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जिस गति से और जिस परिदृश्य में चल रहा है, उसमें महाभारत और भगवान कृष्ण की नीति स्पष्ट दिखाई देती। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस स्पष्टता से अम्बासडर दीपक वोरा ने सारा कुछ समझाया है, जी। बहुत कम रह गया है बताने के लिए। लेकिन हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में
जैसे हमने देखा, और जिस प्रकार से अपने रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि पाकिस्तान ने 100 से अधिक मिसाइल और ड्रोन के द्वारा भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और वो हमला वो सिर्फ भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर नहीं, पर सिविल इंस्टॉलेशन पे भी, गांव में भी, गुरुद्वारों में भी, मंदिरों में भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सारे के सारे इंटरसेप्ट किए गए और उनको बर्बाद किया गया। ये तो हुआ एक उनका, और उसको बर्बाद करने के बाद उनके एयर डिफेंस को हमने पेनिट्रेट किया, और उस पेनिट्रेशन में जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का वो सबके सामने है। किस प्रकार से उनके एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हुए, उससे पहले किस प्रकार से उनके आतंकी गढ़ थे वो किस तरीके से बर्बाद हुए, उनके रेडार किस तरीके से बर्बाद हुए, और किस प्रकार से ब्रह्मोस जाके किनारा हिल में गिरा और पाकिस्तान हिल गया, अमेरिका हिल गया, और उसके बाद जिस प्रकार से उसने सीज फायर की बात करनी शुरू की वो सबको मालूम है। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब चीन ने पूरे पाकिस्तान को कंप्लीट एयर डिफेंस देने की पूरी कोशिश की, तुर्की ने उनको ड्रोन देने की कोशिश की, ये सब देखते हुए हमने जरूर इस तरीके से कार्रवाई की। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री कहते हैं हम सुदर्शन चक्र, जिसके बारे में आप लोग अभी तक बात कर रहे थे, उस सुदर्शन चक्र को लेकर के सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं बल्कि सिविल इंस्टॉलेशन को भी हम लोग प्रोटेक्शन देने के लिए अब अगले 10 साल दिए हैं प्रधानमंत्री ने। ये यकीनन कि अलग अलग लेयर में कुछ दूरी पर, जैसे एची पार्षल एपी सिंह ने क्या कहा कि कि दुनिया भर में शायद एक ही ऐसा भारत होगा जो 300 किलोमीटर के रेंज के ऊपर हमने S-400 के द्वारा दुश्मन का एवैक गिराया। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे पास लॉन्ग रेंज वेपन्स है। तो S-400 हुए, फिर अपने पास आकाश हुआ, फिर अपने पास L-70 गन्स हुए, फिर अपने पास आकाश के तरह तरह के रडार। तो काफी लेयर्ड सिस्टम। मकसद एक कि सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं, सिविल इंस्टॉलेशन, रिफाइनरीज हुए, न्यूक्लियर प्लांट्स हुए, रेलवेज हुए, बैंक्स हुए, कोई इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, पुल्स हुए, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग्स हुई, जहां जहां पर भी, यानी कि भारत की आर्थिक गति को कोई भी रोकने की हिम्मत ना करे। भारत अब जो है आज चौथे पायदान पर है, कल तीसरे पायदान पर जाएगा, और भारत की उन्नति तभी हो सकती है जब वो मिलिटरीली स्ट्रांग हो, अपने आप को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की काबिलियत रखे, जिसके लिए उन्होंने कहा आप दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, जिसके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और वो आत्मनिर्भरता जब आएगी तभी अपनी आर्थिक गति में भी, विकास की गति में और बढ़ोतरी होगी, और भारत को फिर उस नजरिए से देखा जाएगा कि भारत जो है एक बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल देश है जो ग्लोबल साउथ को लीड करने की भी काबिलियत रखता है। इस सबको, इस संदर्भ में जब हम देखते हैं, चाहे वो सुदर्शन चक्र हो, फिर उन्होंने कहा डेमोग्राफिक के बारे में उन्होंने बात की कि किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको कैसे रोकना है, कितने लेयर्स होंगे, किस किस लेयर पे कैसे होगा। तो ये सारा मकसद एक ही था कि भारत को अंदरूनी एक तरीके से किसी को तोड़ फोड़ करने की हिम्मत ना हो, और अगर कोई करता है तो उसके बरखिलाफ हम क्या करेंगे, और एक्सटर्नल अगर हमारे ऊपर एग्रेशन होता है तो उसके हम बरखिलाफ किस तरह से कार्रवाई करेंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौलाना जो मुनीर है वो किस तरीके से बातें कर रहा है कि आप एक डैम बनाएंगे, हम 10 मिसाइल मार करके उसको तोड़ देंगे। उसके उनके जो प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, और उनके ही इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कि हम एक रॉकेट पोर्ट खड़ा कर रहे हैं और हम यकीनन ये करेंगे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ऐसा पड़ोसी जो 1947 से हेट इंडिया और आतंक का सहारा लेकर के, आतंक का सौदागर बन करके आज पाकिस्तान जो है अमेरिका का डार्लिंग बन गया है, चीन की गोद में जाकर के बैठ गया है, तो उसकी ऐसे ढूंढ लेता है, और ऐसा अगर पड़ोसी हाथ पे बांग्लादेश से आने की हम लोगों को धमकी भी देता है। तो हमें बहुत सोच समझ करके अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करना है। सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं, पूरे देश को, जब पूरा देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, ऑटोमेटिकली हम देखेंगे प्रगति होगी, डेवलपमेंट होगा, हौसला अफजाई होगी। हमारी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा, अगर कोई देखता है तो उसको मालूम है कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, अगर हमने इसको उंगली दी तो ऐसा भिन्न आएगा। जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया है कि किस प्रकार से उनके एयर डिफेंस
कंप्लीट सिस्टम को हम पेनिट्रेट किए, पेनिट्रेट ही नहीं किया, बर्बाद किया। बर्बाद के बाद वहां का जो मौलाना मसूद अजहर था वो क्या चिल्ला रहा था कि काश मैं भी मर जाता। तो पाकिस्तान है, उसने सवेरे लोन लिया और उसी के परिवार को 14 करोड़ रुपए दे दिए, जो 14 परिवार उसके सदस्य मारे गए। तो ये देश सुधरेगा नहीं। साम दाम दंड भेद, बिल्कुल आपने इसको कहा उसी कि ये प्रकार देश से- सुधरेगा नहीं, शाम दाम दंड भेद से इसका इलाज करना ही पड़ेगा। असल में एक रिपोर्ट हमने तैयार की थी, उस रिपोर्ट को चलाने के पहले मैं दोनों की प्रतिक्रिया जानना चाहता था, लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे संकेत हैं। कृष्ण नीति, भारत पाकिस्तान, उससे संबंधित एक रिपोर्ट गौर से देखिए। ये भारत नया भारत है। ये नया भारत खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का हौसला रखता है। नया भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा और आतंकवाद मुक्त वैश्विक कुटुंब में भरोसा रखता है। नया भारत राम की पूजा करता है, राम के आदर्शों पर चलता है, लेकिन कृष्ण की नीतियों को भी आत्मसात किए हुए है। कृष्ण की नीतियों पर भी चलना जानता है। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता उदाहरण है। इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक में भी प्रधानमंत्री मोदी की यही कृष्ण नीति नजर आई। ये कृष्ण नीति क्या है? न्याय के लिए अन्याय को दंडित करना, समस्त मानव कल्याण के लिए अमानवीय नीति का खात्मा करना, इंसानियत की रक्षा के लिए असुर शक्तियों को परास्त करना। कृष्ण तो कौरवों के पास पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगने गए थे, महज 5 गांव, ताकि युद्ध को टाला जा सके, समझौता हो जाए। भारत ने भी बार बार पाकिस्तान से यही तो अपील की। सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी भारत ने पाकिस्तान से अपील की, आतंकवाद का दामन छोड़ो, आतंकवाद को पालना पोसना छोड़ो, आतंकवाद को समर्थन छोड़ो। इस एक अपील के बदले पाकिस्तान ने क्या किया? दुर्योधन की तरह पहलगाम में आतंकियों को भेजकर 26 निर्दोष पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या करवाई। राम पथ पर चलने वाला हिंदुस्तान एक बार फिर से कृष्ण नीति पर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी, आतताइयों का सामूहिक संहार करने की, आतंकियों को घर में घुसकर मिट्टी में मिलाने की, आतंकियों के पनाहगाह बने पाकिस्तान को सबक सिखाने की। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकानों को जमींदोज कर दिया। 100 से अधिक आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम हमले का अंजाम सामने है। शुरू में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने महज कुछ सैनिकों के मारे जाने की बात कही, लेकिन असलियत कुछ और थी। पाकिस्तान ने खुद कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इनमें से 155 तो अवार्डी फौजी थे। इतने सैनिकों को खोने के बाद भी पाकिस्तान संभला नहीं है, सुधरा नहीं है। एक बार फिर से वही गलती कर रहा है जो महाभारत काल में शिशुपाल ने की थी। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। शिशुपाल ने भी यही गलती की थी। कृष्ण बार बार चिता रहे थे। 100वीं गलती पर कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल की गर्दन उतार दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान को चेता दिया है कि परमाणु धमकी का कोई असर नहीं होगा। अब एक भी गलती की
तो शिशुपाल की तरह पाकिस्तान का अंत निश्चित है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। भारत ने तय कर लिया है आतंकवाद के समूल विनाश का। आतंकवाद का साथ देने वाला भी आतंकवादी है। पाकिस्तान ने अपनी हरकतों को नहीं सुधारा तो फिर सुदर्शन चक्र चलना तय है। फिर कुछ नहीं बचेगा, ना पाकिस्तान, ना पाकिस्तान के बड़बोले नेता, ना जनरल आसिम मुनीर और ना आतंकियों का सरगना हाफिज सईद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बोरा साहब मेरे साथ बने हुए, सीधे उन्हीं के पास चलूंगा। बोरा साहब, ये संकेत तो आपने देख लिए, लेकिन सबकी नज़र टिकी हुई है ट्रंप और पुतिन की बैठक पर, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है। क्या उसके संकेत कुछ ऐसे होंगे कि भारत के साथ जो तल्खियां हैं वो कम होगी और पाकिस्तान के साथ जो गलबैयां हैं वो दूर होंगी? लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, बड़ी खुशी होती है जब मैं जनरल कुलकर्णी को देखता हूं। ये तो सियाचिन के हीरो हैं, कप्तान होते थे जब इन्होंने सियाचिन हमारे लिए बचाया था। सो थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, हमेशा इट्स अ प्रिविलेज टू बी विद यू ऑन अ पैनल। सर, आपने जो अभी बात की है, मैं बता देता हूं, यूक्रेन का जो बातचीत हो रही है, आपको मालूम है सर, एक चीज आप जानते हैं, जनरल साहब भी जानते हैं सर, हम लोग स्वाधीन 1947 में हुई है। सोवियत संघ उस समय जीवित था। 70 साल तक, 75 साल तक तो हमने एक बूंद तेल नहीं लिया उनसे। सोवियत संघ से नहीं लिया, ना रूस से लिया। लेकिन जब यूक्रेन का जंग शुरू हुआ और हमें बहुत सस्ते दामों पर मिलने लगा तो हमने खरीद लिया। हम तो वहां जाएंगे जहां हमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फायदा होता है। हमने नहीं लिया था इससे पहले। तो ये ट्रंप साहब जो बात करते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। और फिर इनका आरोप क्या है सर, कि हम जो तेल खरीद रहे हैं उस पैसे से ये जंग चल रही है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली कल हम तेल नहीं खरीदते हैं, जंग खत्म हो जाएगी क्या? ट्रंप साहब को ये कहने की बातें हैं सर। पश्चिमी देश और अमेरिका, ये इनकी अपनी गलतियां, ये हार गए हैं यूक्रेन की सुरक्षा करने के लिए, और अब उसका ब्लेम जो है वो भारत पे देना चाहते हैं। ये मेरा मानना है। और ये जो मीटिंग हुई थी एंकरेज में सर, यूक्रेन तो एजेंडा पे था ही नहीं। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है? स्टेट डिपार्टमेंट नहीं बनाता, उनका विदेश मंत्रालय। एक गोल्फ का खिलाड़ी है, प्रॉपर्टी डेवलपर है, डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त है, उसका नाम है स्टीव विटकॉफ, वो बनाता है फॉरेन पॉलिसी। वो जाके मॉस्को में बात करता है। वो गया था और उसके बाद फिर इनकी मुलाकात हुई एंकरेज में। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि पुतिन साहब ने साफ कर दिया कि मेरी 3 रिक्वायरमेंट है। नो नेटो, फिर से दोबारा यूक्रेन की फौज को आप लोग शक्तिशाली नहीं करेंगे, और जो धरती में एथनिक रशियन एनक्लेव जो है, जो मैं हड़प कर चुका हूं, मैं लौटाऊंगा नहीं। और ट्रंप साहब क्या चाहते हैं? आपका क्या ख्याल है सर? अगर और कुछ, उन्होंने कहा कि 7,000 यूक्रेनियन सिपाही पिछले हफ्ते मर गए थे। अगर मान लीजिए 1 लाख मर जाते हैं, क्या वो आत्महत्या कर लेंगे ट्रंप साहब? उनको कोई फर्क पड़ता है? उसके लिए सबसे बड़ा भगवान धंधा है, बिजनेस। बिल्कुल आपने सही कहा, उनके लिए सबसे बड़ा धंधा है अपना, और उसी धंधे के चलते ये पाकिस्तान को भी गले लगा रहे हैं। संजय कुलकर्णी साहब, संक्षेप में। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। पाकिस्तान आज अगर अमेरिका का डार्लिंग है, 2-4 चीजें हैं। ट्रंप जो है इस मामले में जरूर हम कहीं कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि किस प्रकार से चीन को दूर रखा जाए रूस से, क्योंकि चीन जो है वो अल्टीमेट एम क्या है, अमेरिका का चीन है। और चीन अगर उसने अपना पिटारा बिल्कुल नहीं खोला है, उसने अपना पिटारा पूरा का पूरा रखा है अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में से। अब उनका मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग है वो
चल रहा है जिससे उनको परेशानी हो रही है, वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो वो नहीं चाहते हैं कि रूस चीन के साथ मिल जाए, और वो भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ये सोच करके कि भारत और चीन की नहीं बनती है तो किसी न किसी प्रकार से भारत अमेरिका का रुख अपनाएगा, क्योंकि अपने आप को चीन से बचाना चाहता होगा। रूस का भी तरफ लेंगे और फिर हम चीन को टैकल करेंगे, देखते किस प्रकार से। तो ये एक डीप स्टेट की अपनी सोच है, जिसमें ट्रम्प जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, चाहे पूरी बातचीत से एक गर्म जोशी देखी गई हो, कुछ भी हो, वो पुतिन मानने वाले नहीं है। और जैसे भारतीय साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक, पहले तो उन्होंने दे दिया ट्रम्प ने कि हम नाटो का सदस्य यूक्रेन को नहीं बनाएंगे करके कहा जा रहा है कि वो मानते हैं इस बात को। जहां तक जमीन का सवाल है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये दे दे जमीन कौन, रूस जो जिसमें उन्होंने हजारों सैनिक गंवाए, ऐसे ही गंवाए उन्होंने यूक्रेन को काफी साल तक बताया। 2014 में क्रीमिया लिया, तभी यूक्रेन को मालूम था कि क्या हो रहा है। यही जो अपना जेलेंस्की है, तो लेकिन मानने वाले नहीं। दो व्लादिमीर हैं, एक व्लादिमीर जेलेंस्की और एक व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन वो समझते हैं उनका दोस्त, और जेलेंस्की जो है वो समझते हैं वो उसके ऊपर निर्भर। अब ट्रम्प की जिम्मेवारी है, ये लड़ाई ट्रम्प ने, मतलब ट्रम्प माने अमेरिका ने शुरू की है, अमेरिका ने ही खत्म करनी है, अमेरिका ने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नाटो को ताकतवर किया जा रहा है और जो पुतिन को पसंद नहीं है, अगर वहां पर बात कुछ हल्की होती है तो शायद आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगली बैठक मास्को में करने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि संकेत बेहतर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा बोरा साहब का, शुक्रिया करूंगा कुलकर्णी साहब का, जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की ब्रेक के बाद।